नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम शर्मा है। मैं फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी एज 58 ईयर्स है और मैंने 2022 के अंदर जनवरी 2022 में मैंने हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सब्सिडरी है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, मैंने से वहाँ से VRS ले लिया था। लोग बड़े हंसते थे, यार 2 साल की नौकरी लगी हुई है, रह रही है, कर लो पूरा। जबकि मैंने लास्ट मेरी प्रमोशन थी सुपरिटेंडेंट की और मैं रिवाड़ी के अंदर पोस्ट था, ट्रांसफ़र हो गई थी और वहीं पर पोस्टिंग थी मेरी। मैं उनको कहता था, यार मैं ये जो रिटायरमेंट शब्द का जो धब्बा है मैं अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा और इसलिए मैंने वो VRS ले ली। आपको ये अजूबा सही लग रहा होगा, यार लोग तो सरकारी नौकरी के लिए तरसते हैं, बट ये ऐसा क्या है यार, VRS ले ली। देखो सर, मैंने जो एनालाइज़ किया है वो रिटायरमेंट शब्द बड़ा टिपिकल शब्द है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैंने अपने कुलीग्स को, जो मेरे साथ काम कर रहे थे मेरे से और काम करते हुए रिटायरमेंट होगी, मैंने उनको रिटायरमेंट के बाद सफ़र करते हुए देखा है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। ये बहुत ही टफ टास्क होता है और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये रिटायरमेंट शब्द हमारे साथ जोड़ दिया गया। आप रिटायरमेंट शब्द को हटा दें ना जी, तो जो बंदा, जो इंसान या जो एम्प्लॉई रिटायरमेंट इससे अपनी नौकरी 58 साल की जॉब को भी पूरा करके जा रहा है, तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी। हम 58 नौकरी रिटायरमेंट होते हैं 58 साल के बाद या 60 साल के बाद, ढोल नगाड़े बजाते हुए, पगड़ी पहनाते हुए, हाथ में एक छाता दे के, एक लाठी दे के, एक ब्रीफकेस दे के घर में छोड़ देते। और वहाँ तक तो मज़ा आता उसको, पर उसके बाद महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद जब वो खुद को कुरेदने लग जाता है ना, या उसी ऑफिस में जब वो दोबारा जा रहा होता है, 1 बार, 2 बार, 6 बार, 10 बार, तब उसको रियलाइज़ होता है, अरे यार ये तो कुछ चेंज हो गया। अब तो उसको बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं। वो जाता है, पीछे से आवाज़ें कुछ निकल रही होती हैं आपका नाम लेके, तब उसको लगता है कि यार ये तो गलत हो गया। तो वो उस गलती को ध्यान में रखते हुए मैंने VRS ली, जबकि मुझे पता है VRS लेने के बाद भी मैं 58 से ऊपर चला गया हूँ, पर मुझे संतुष्टि है कि मेरा साथ वॉलंटरी रिटायरमेंट शब्द जुड़ा है, रिटायरमेंट्री। और मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है, ख़ासकर अपने राजनीतिज्ञों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, जिनके लिए एज कोई बार नहीं है। 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 से ऊपर भी चले जाएं ना अगर, तो 100 से ऊपर जाने के बाद भी ये लोग कुर्सी से चिपके रखे मिले रहेंगे जी हाँ, आपने देख ही लिया होंगे आप सब, इनके लिए कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, जबकि ये लोग भी हम लोगों की तरह पेंशन ले रहे होते हैं जॉब करते हुए भी। 5 साल एक ने काम करा और 5 साल के बाद भी इनको पेंशन मिली शुरू हुई है, दोबारा 5 साल के लिए आया है तो दोबारा उसके बाद डबल पेंशन, एंड सो ऑन। ठीक है ना जी। और फिर मौज अलग से। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं वो अलग हैं, बट बाकी तो सर सारे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए सर मैंने मैंने डिसाइड करा था कि मैं VRS लूँगा। बट हाँ, इस पिछले 2 साल के पीरियड के अंदर मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ ना कुछ अपना काम को सेटअप करूँ। इसके लिए मैंने कुछ स्टार्टअप के अंदर काम करा, वो भी मेरे साथ रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ थे, कोलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे। बट 5-6 महीने की स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने अपने हाथ उठा लिए। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे बस का नहीं है और हम तो घर में बैठना चाहते हैं। बट आप आज तक वो अभी दोबारा घर में बैठे नहीं, बस कुछ ना कुछ काम के चक्करों में फंसे रहते हैं। वहाँ लॉस हमने बियर करा। शेयर मार्केट में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है। 85 के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने पब्लिक इशू लगाया था मोदी टायर्स का, वहाँ से लगभग मैंने 2-1 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लिया था। बहुत बड़ी अमाउंट होती थी उस टाइम। और उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूस रहा। कैश सेगमेंट में जब भी मैंने लगाया बहुत मुनाफा कमाया, म्यूचुअल फंड में भी मैंने मुनाफा कमाया, पर बीच में फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर मैंने ट्राई करा और हमेशा लॉस में रहा और मोटे लॉसेस में रहा।
इवन रिटायरमेंट के बाद अभी रिसेंटली लास्ट ईयर अगस्त सितंबर के अंदर जब मैं फ्यूचर ऑप्शन में कर रहा था तो साइबर फ्रॉड्स के बारे में आपने सुना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे बहुत बने हुए हैं जो डायरेक्ट उनके पास ये सारा हमारा डाटा जा रहा होता है। शेयर मार्केट के अंदर जो काम कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट आपको अप्रोच करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जो मुनाफा ले रहे हैं उससे कई टाइम्स, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। और वो सब कुछ पता होते ही फिर भी मैं ऐसे जैसे हिप्नोटाइज हो जाता, मैं बिल्कुल इस तरह ही हो गया था और मैं उनके जाल में फंस गया। लगभग 8 से 10 लाख रुपए के करीब मैंने लॉस क्लियर करे और टाइमली शायद एक आधा महीना 2 महीने के बाद मैंने साइबर सेल में जाके जो मेरे एरिया में है वहाँ जाके मैंने कंप्लेंट भी करी थी। मैंने इन डेप्थ में इसकी थोड़ी स्टडी करी कि क्या रीज़न्स हैं। कंसर्न बैंक के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक था जहाँ के जिसमें मैं ऑनलाइन पेमेंट किया करता था और वो भी पेमेंट एक फर्म के नाम से जारी होती थी। मुझे बड़ा अजूबा हुआ लगा बाद में, मैंने क्वेश्चन भी किया वहाँ पर जाके कोटक महिंद्रा बैंक में, 12 खंबा रोड की ब्रांच थी, कि सर ये यहाँ पर अकाउंट खुला हुआ है, अगर किसी फर्म के नाम से खुला हुआ है तो उसका जीएसटी नंबर भी होगा। वहाँ पता चला जी पैसे हैं और निकल भी रहे। तो कहीं ना कहीं वो मिली भगत थी और वो चीज़ मैंने वहाँ साइबर सेल में जाके बताया भी उनको, बट उस टाइम मेरी बात को इग्नोर कर दिया गया। मैंने ये कहा कि सर अभी तो चलो मुझे पता है मेरे पैसे वापस नहीं आ सकते, पर कहीं ना कहीं आप अवेयरनेस कर सकते हैं लोगों को, क्या आपके रीज़न सोर्स हैं उसके थ्रू, सो डैट कि बाकी लोग बच सकें। और मेरी बात को मजाक में ले लिया गया और उसके बाद तो टिल डेट ऐसे थाउजेंड्स ऑफ केसेस हो गए जहाँ करोड्स ऑफ रुपीज़ फ्रॉड के उसमें गया, शेयर मार्केट के उसके नाम से। ये सब डमी एआई के यूज़ करके डमी ऐप्स बना दिए जाते हैं। आपको लगेगा कि वो प्लेटफॉर्म है कोई जहाँ पर आप अपना शेयर से रिलेटेड आप उसमें डील कर रहे हैं, आप पेमेंट भेज रहे हैं, आपको सब कुछ कर भी रहे होते हैं, बट आप जब पेमेंट को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं आता। तो वो टोटल फ्रॉड है सर, आप बचने की कोशिश कीजिए। तो मेरा मोटो सिर्फ बॉस ये है कि इस वीडियो को बनाने का, और आगे में मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। बीच में इस पीरियड के बीच में मैं उससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पीरियड के बीच में लगभग पिछले 6-8 महीने के अंदर मतलब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मैं खाली हो गया। और खाली होने के बाद मेरे को लगा यार ये टाइम को किल करना तो बड़ा टफ जॉब है। मेरी वाइफ है वो भी जॉब के अंदर हैं, वो चले जाते हैं, बेटा यहाँ है नहीं, वो मुंबई के अंदर है। या तो आप अपने फ्रेंड्स के पास जाइए, वो भी अभी जॉब में, या आप उनके दोस्तों को जाइए जो बिजनेस में है, या आप इंतज़ार करें कि कोई दोस्त आपके पास आ जाए, या आप ये सोचें कि यार आप जहाँ से रिटायर्ड हुए हैं वहाँ जाके बैठने की कोशिश कीजिए। वहाँ जाते हैं तो पता चला है कि जो पुराने कोलीग्स थे कोई एक जगह चला गया, कोई दूसरी जगह चला गया। तो वहाँ जाकर भी आपको बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते क्योंकि हर एक कोई बिज़ी है अपनी लाइफ के अंदर, वो काम के अंदर बिज़ी है। आप वहाँ कितनी 5, 10, 20 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा करेंगे, फिर आपको वापस घूम के अपने घर की तरफ ही आना पड़ेगा। तो ये सारा देख के मुझे लगा कि दोस्त ऐसे तो टाइम नहीं निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये सोच के, ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करके, और साथ में अपने कुछ कोलीग्स से बात करके जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा यार कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी इस लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट की जो जैसे उनका समय बीत रहा है, क्या एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो शेयर करें। ये सोच के सर मैंने ये अपना प्लेटफॉर्म बनाया और ये वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आ रही है। प्लेटफॉर्म का नाम होगा, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकेंगे, Vic_Dimps DIMPS डायरी। वो आपके पास लिख के सारा कुछ आ जाएगा, VIK_DIMPS डायरी। हाँ जी, तो वो
डायरी दूध वाली नहीं, डायरी वो लिखने वाली। तो इन बिटवीन सर मैंने पिछले 15 दिन के अंदर मैं अपने लिए साइकिल भी ले आया और योगा का मैंने शुरू कर दिया है और एक होम जिम भी बना लिया। मैं कहा सर कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे ही करेंगे। क्योंकि मैंने अपने कुछ कोलीग्स को देखा है रिटायरमेंट के बाद, मैं उनकी इंटरव्यूज़ भी लूँगा जो 75 साल की उम्र में 500, 600, 700 किलोमीटर पैदल की यात्रा करते हैं। वो चाहे वो तीर्थ स्थल हो, पर एक साल के अंदर वो 500, 700, 800 किलोमीटर तक घूम के आ जाते हैं पैदल। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, उसका भी हमको इंटरव्यूज़ में दूंगा, अपना शेयर करूंगा उनकी वीडियोस। ये आप नोट कर लीजिए, VIK_DIMPS डायरी, और उसमें जो लिंक होंगे वो होगा लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आप इससे भी अपना लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट विक्रम एंड लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट डैश विक्रम VIK oblique a new journey after retirement डैश VIK oblique रिटायरमेंट के बाद का सफ़र डैश VIK oblique ज़िंदगी जीने का नाम है डैश VIK। इन लिंक्स के द्वारा भी अगर आप यूट्यूब पे इनको लिखेंगे, किसी भी एक लिंक को लिखते हैं, तो वो आप जो है इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस तक पहुँच जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो के अंदर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके जो भी पैसे होंगे मैं सारे ये डोनेट करूँगा उन बच्चों के लिए, ख़ासकर वो जो एजुकेशन में कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, हायर एजुकेशंस के लिए, उन लोगों के लिए, ब्लाइंड्स के लिए, या उन लेडीज़ के लिए जो विडो हैं। और कई आश्रम्स के अंदर वृंदावन में मैंने देखे थे ऐसे आश्रम जहाँ वो लोग रह रहे हैं और उनको डे टू डे की नीड्स होती है। वो मैं यहाँ से अगर कुछ इनकम होती है, अभी तो मैं अपनी तरफ से जो होना होता देता हूँ, मैं यहाँ से जो भी इनकम होगी वो मैं ज़रूर कंट्रीब्यूट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।